हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई? अभी आपके एग्ज़ाम्स को बचा है सिर्फ 1 महीना। और अभी आपको आई होप आप पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, पूरा जोर लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि पिछला साल जो है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा, आपकी पढ़ाई, आपके लेक्चर्स जो है बराबर से नहीं हुए होंगे, आप कॉलेज नहीं अटेंड कर पाए होंगे। तो आई होप आप अभी जो है लास्ट के 1 डेढ़ महीने में अच्छे खासी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ हमेशा हमेशा याद रखना कि जो आपने पूरा साल कितना पढ़ा या ना पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लास्ट के 1 डेढ़ महीने जो मेहनत कर लेते हो, वो पूरा आपका रिजल्ट जो है वो चेंज कर सकता है। ठीक है। तो आज जो है मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए और मुझे पर्सनली भी बताया कि सर हमें जो जितने भी लॉ है ना उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, तो सर इस सब में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब एक सिंक नहीं बन पा रहा है कैसे। तो एक साथ हमको एक रिवाइज करा दो ना, क्योंकि चैप्टर वाइज जो रिवीजन लेक्चर्स है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल ही है। तो आप अपने चैप्टर वाइज जो रिवीजन लेक्चर्स है वो देखे होंगे। लगभग 3 एंड 4 3 से 4 घंटे में कुछ हमने पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो ख़त्म कर दिया मैंने। तो ये जो है इस सेशन में हम खाली क्या करने वाले हैं, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, तीनों जो है वो सिर्फ एक सिंगल लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है। सो चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन मार्जिनल यूटिलिटी से स्टार्ट करेंगे। यूटिलिटी माने आपको मैंने बताया था रिवीजन लेक्चर्स में भी, और जब पढ़ाया था तभी भी बताया था कि यूटिलिटी माने क्या होता है सर। यूटिलिटी माने होता है पावर। यूटिलिटी माने क्या होता है बच्चों? पावर होता है कोई कोई भी चीज़ का, कि आपकी वांट्स को क्या कर सके, वो पूरा कर सके। अभी देखो इधर आओ, या आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। तो इधर आना, देखो मैं बता देता हूँ आपको एक बार। टोटल यूटिलिटी और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अभी इधर मैं आपको जैसे जैसे मैं हाईलाइट करवाता जाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों? टोटल यूटिलिटी और दो मार्जिनल यूटिलिटी। ये दो कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो आपको लॉ ऑफ मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ जाएगा। तो सबसे पहले समझो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले अपन है ना समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब इधर देखना, मार्जिनल यूटिलिटी माने रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी या एडिशनल जो आपको बेनिफिट या जो पावर मिलता है, किससे मिलता है सर? बाय कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम। ठीक है। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से कितना मिलता है? अभी मैं आपको इसके लिए मैंने लेक्चर्स में भी एग्जांपल दिया था, रिवीजन लेक्चर्स में भी दिया था, वही सेम एग्जांपल मैं अभी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आपको बहुत भूख लगी है। ठीक है, आप भूख लगी है, आप घर पे आते हो कि सर मुझे भूख लगी है, भूख लगी, तो आपको एक रोटी दी जाती है। एक रोटी दी जाती, तो उसकी कितनी, उस रोटी में कितनी पावर है कि आपकी भूख मिटा सके? ठीक है, थोड़ी सी होगी। फिर आप एक और खाओगे तो थोड़ी और भूख मिटी, जो वो थोड़ी और मिटी ना, उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। आपने एक रोटी खाई ना, तो बोला कि चलो भाई अभी हो गया। तो अरे बोला, अरे नहीं, अभी तो मैंने शुरू किया है खाना, अभी कैसे हो गया? तो बोलेंगे यस, ये जो आपका अभी तो बोला ना कि अभी तो मैंने शुरू किया, इतना सा तो खाया और इतनी सी तो मेरी भूख मिटी, अभी तक तो इतनी भूख मिटी, अभी तो मुझे और रोटी खानी है। इतनी सी जो भूख मिटी ना, तो वो एक रोटी में जितना पावर होता है ना, उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और अभी फॉर एन एग्जाम्पल, आपने वैसे कर कर करके 6 7 रोटी खा ली, तो 6 7 रोटी करके आपकी खा के जितनी भी भूख मिटी ना, उसे क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी। समझ में आया तुमको? अभी सर इसका एक फंडा है। ये क्या बोलता है पता है? आप जैसे जैसे रोटी खाते जाओगे ना, जैसे जैसे आप रोटी खाते जाओगे ना, उस रोटी की पावर कम होती जाएगी, क्योंकि आपकी भूख जो है वो मिटती जाएगी। तुम समझने की कोशिश करना सर, अभी आपको जो मज़ा पहली रोटी में आया, या जो खुशी आपको पहली रोटी में मिली ना, वो आपको आगे वाली रोटी में नहीं मिलेगी। इसका रीज़न क्या है पता है? सिंपल सा रीज़न ये है कि आप पहले भूखे थे, अभी भूखे नहीं हो। आप जैसे जैसे इनटेक करना की कोशिश किया ना, तो आपका पेट भरता गया, और पेट भर गया तो मम्मी बोलती है ना, तेरा पेट भरा हुआ है, तू नाटक कर रहा है। तो वैसा जैसे जैसे पेट भरता जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपको मज़ा कम आने लगेगा। तो देखो ये सिंपल सा लॉजिक है। अभी इसको है ना यूनिट ऑफ एक्स काट दो, यहाँ पर ऐसा लिख दो रोटी। ठीक है, अभी अपने समझने के लिए, ऐसा एग्जाम में मत लिखे ना रोटी रोटी। देखो पहली रोटी खाई तो 10, फॉर एन एग्जांपल ये है ना, ये एक अजम्पशन है इकोनॉमिक्स में, ये थियोरी प्रूव करने का कि आप ये जो आपको पावर मिल रहा है या जो आपको सुकून मिला वो रोटी खा के, उसको आप मेजर कर सकते हो। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आपने जो एक रोटी खाई है, तो आपको 10 एनर्जी मिली या 10 खुशी मिली ऐसा। तो दूसरी दूसरी खाई तो 8 मिला। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 18। तो ये देखो यहाँ पर 18। एक्चुअली ये कॉलम है ना, इसको इधर बना देना, इसको इधर बना देना, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, तो पहली को क्योंकि आप क्यूमुलेटिव बता पाओगे, देखो मैं इधर आपको बता देता हूँ। आपको बताता हूँ, देखो समझने की कोशिश करना। देखो इधर,
मैंने क्या लिखा इधर, यूनिट्स लिखा, मैंने क्या लिखा इधर, यूनिट्स लिखा, ठीक है। इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, TU, फिर से अभी तो मैंने बोला ना चेंज, इधर MU लिखते हैं, इधर TU लिखते हैं, ठीक है। अभी सर एक बात समझने की कोशिश करना, आपने फॉर एन एग्जाम्पल आपने 8 रोटी खाई, 1 2 4 5, 8 रोटी खाई। फर्स्ट जब रोटी खाई ना तभी आप बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो आपको 10 पॉइंट्स मिले कि हाँ भाई 10 पॉइंट, बहुत खुशी मिली, बहुत यूटिलिटी मिली, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। फिर नेक्स्ट दूसरी रोटी खाई तो थोड़ा कम मिला, बट मिला तो सही, क्योंकि अभी भी भूख पूरी तरीके से नहीं मिटी थी। तो 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, ठीक है। और यहाँ पर फिर -2 और ये -4 ऐसा करके आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट रोटी खाई तभी 10 मिला, तो यहाँ पर भी टोटल कितना मिला 10। तो अभी बोलेंगे ना टोटल कितना, तो अरे एक ही तो खाया, तो उसमें क्या एक का क्या टोटल का, तो टोटल में एक ही तो खाया वैसे। फिर सेकेंड यूनिट करेंगे ना, उसमें कितना होगा 10 + 8 = 18। फिर ये ऐसे ऐसे कर करके ऐड करते जाओगे, और यहाँ पर वही पॉइंट इन्होंने दिखाया। तो मैंने आपको क्या करवाया यहाँ पर, मार्जिनल के कॉन्सेप्ट से बता, मतलब पहले मार्जिनल बना के दिखाया, तो कैसे होगा, तो आपको ऐड करते जाना है। देखो इसमें ये ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो इधर आएगा, फिर इसमें ये ऐड करेंगे तो इधर आएगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो इधर आएगा, वैसे कर करके आपको बनाना है, ठीक है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो आपको ये जरूर बनाना, ठीक है। उसका फिर डायग्राम है वो बाद में देखेंगे, बट ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो उसमें पॉइंट देखो, इसका ऑब्जर्व करोगे ना, तो सबसे पहले क्या बोला, जैसे जैसे आप ये यूनिट कंज्यूम करना चालू करते हो ना, ठीक है, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाता है, टोटल जैसे जैसे आप आगे कंज्यूम करते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी तो कम होता जाता है, बट आपका जो टोटल यूटिलिटी है ना वो बढ़ता जाता है। वो क्या करता है, जाता है बढ़ता जाता है। बट एक ऐसा पॉइंट आएगा ना सर, जब आप बोलोगे कि नहीं भाई अभी मुझे कोई भूख नहीं है, यानी कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी है 0 है, यानी कि एक भी रोटी अभी खाए ना उससे मुझे कोई खुशी नहीं मिलने वाली है, इनफैक्ट मैं अभी मेरा पेट भर चुका है। तो ये पॉइंट है जहाँ पर आपका पेट भर चुका है, जहाँ पर आपको यूटिलिटी 0 मिलेगी। सर अभी और खाऊंगा, तो अभी और खाऊंगा ना तो बेटा नेगेटिव हो जाएगा, यानी पेट बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, देखो तो TU एंड मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम आर द सेम। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट पे क्या होगा सर, तो मैं यहाँ पर आपको मार्क करवा देता हूँ फटाफट। फर्स्ट यूनिट पे जो है ना बोथ आर सेम, ठीक है, TU एंड MU आर बोथ आर सेम, बराबर। फिर जैसे जैसे TU बढ़ता है MU जो है वो कम होता जाता है। जैसे देखो यहाँ पर TU बढ़ रहा है, बट ये MU जो है वो कम होता जा रहा है, समझ में आया, ओके। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब MU है ना 0 होगा, यानी कि ये पॉइंट जो है देखो इधर 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 देखो बच्चों, देखो ये जो है ना 0 है, बराबर। तो यहाँ पर है ना मैक्सिमम आपका ये जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम, बराबर। यानी कि अभी आपको कुछ भूख नहीं है, यानी कि आपका जो पूरा पेट भर गया है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, ठीक है। अभी आपका MU जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी कि आप और ज़्यादा रोटी खाओगे तो MU नेगेटिव होगा, और टोटल यूटिलिटी जो है यानी कि आपका जो पूरा मजा आया था ना रोटी खा के वो किरकिरा हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी इसी को ये लोग ने ग्राफ फॉर्मेट में बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले 0 है, ये ऐसे ग्राफ बनाए, यहाँ पर इन्होंने टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाया है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे इन्होंने यूनिट ऑफ कंज्यूम। तो ये क्या बोल रहा है कि ये देखो 1 यूनिट पे ये वाला था, इतना मेरे को मिला था, 10 पॉइंट मिले थे, फिर वैसे ही करके 2 यूनिट पे इतना मिला, और ऐसा करके इन्होंने इसको प्लॉट कर दिया। इधर है ना ऊपर जो जा रहा है वो क्या है, टोटल यूनिट यूटिलिटी, और नीचे जो आ रहा है वो मार्जिनल यूटिलिटी। अभी यहाँ पर है ना 0 हो जाएगा, MU जो है वो 0 हो जाएगा, देखो नीचे 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 आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, और ये जो है ऊपर 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 जाएगा। फिर यहाँ पर है ना ये मैक्सिमम होगा, पीक पर होगा, समझ रहे हो, ये पॉइंट जो है ना यहाँ पर ये पीक पर होगा, और ये 0 होगा। अभी ये इससे ज़्यादा खाया तो ये नेगेटिव होगा, और ये भी नीचे आता है, तो समझ में आपको यही लिखा है आपके पूरे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में। देखो यहाँ पर मैं पढ़ा देता हूँ आपको, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट सेटेरस पेरिबल्स जो अपन जिसको बोलते हैं, एडिशनल बेनिफिट, जो आपको एडिशनल बेनिफिट मिला है विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी है, ठीक है। तो वो टोटल जो है वो कम होता जाएगा, डिमिनिशेस माने कम होना। एजम्पशंस है कि भाई वो पर्सन जो है वो रेशनल है, ठीक है, वो पागल वागल नहीं है और ये जो कार्डिनल है, यानी कि आप ये जो 10-15 पॉइंट में मेजर कर सकते हो, जनरली नहीं कर सकते ये सब, ठीक है। और रोटी जो है वो सब सेम शेप की बनी है, सारे एक ही कंट्री के जो है आपने मैप बनाए हुए हैं। कंटिन्यूटी, आप एक कंटिन्यूटी में खाते हो। रीजनेबिलिटी, सब रीजनेबल साइज़ की, पता चला ये कोई इतनी बड़ी रोटी और वो सब बना दिया, ठीक है। तो सारे रीजनेबल साइज़ की है, कॉन्स्टेंसी है, फिर डिविजिबिलिटी है, सिंगल वांट है, ये सारी चीज़ें, यानी कि आपको एक टाइम पे सिर्फ रोटी की भूख लगी है,
एक्सेप्शंस है कि कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता सर, यानी कि मैं ज़्यादा करूँगा ना तो मेरे को मेरा जो खुशी है वो कम होता जाएगा, ऐसा नहीं होगा सर। कौन से केस है ऐसे, जैसे कि हॉबी है, हॉबी में जितनी ज़्यादा करता हूँ उतना मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। फिर एक माइज़र होता है, माइज़र माने क्या होता है सर, जो कंजूस आदमी होता है उसको तुम कितना भी ज़्यादा पैसा दो उसको मज़ा ही आता रहेगा, उसको ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा मिलेगा तो कम होता जाएगा। अभी ये जो इन्होंने लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी बनाया ना, वो क्या किया, लोग ने सब पे अप्लाई किया, बोलते हैं कि नहीं सब पे अप्लाई होता है, ऐसा नहीं होता ना सर, कुछ कॉन्सेप्ट पे अप्लाई नहीं होगा। एडिक्शन है, जो कोई स्मोक वगैरह करता है या कुछ शराब वराब पीता है तो उसको ऐसा नहीं, उसको तो जितना दो उतना मजा है, 24 घंटे दो, 24 घंटे मजा है, वो पीता ही रहेगा वो तो फिर, ठीक है। पावर है सर, पॉलिटिक्स में देखो सर, पैसे में देखो, फिल्म स्टार्स देखो, कितना जितना आगे जाने मिले उतना ज़्यादा आगे जाएंगे। मनी में ऐसा कोई बोलता है कि नहीं ज़्यादा मिला तो अब नहीं, मुझे बहुत हो गया, ऐसा होता है? क्रिटिसिज्म है सर, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है इसके, ऐसा कुछ होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसा ये बोल रहे हैं। कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल मेजरमेंट माने सर आप यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, जनरली ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। आप कैसे मेजर करोगे, एक रोटी से मुझे 10-15 पॉइंट में मेजर नहीं कर सकते। इनडिविजिबल गुड्स, यानी कि कुछ केसेस में आप डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कार है, टीवी है, इसको सबको आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्या कैसे पता चलेगा? फिर एक कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी, सिंगल वन, वही सारी चीज़ें हैं जो अपन ने ऊपर, ठीक है। तो अभी सर कैसे करना, कैसे सर हमें पेपर में कैसे प्रेजेंट करना, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले अपन तीनों लॉ पढ़ लेते हैं, ये एक हो गया, अभी अपन आते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमांड पे। सर लॉ ऑफ डिमांड है ना, सबसे पहले तो समझना डिमांड वाला जो लॉ है ना, ये जो डिमांड वाला जो लॉ है ना बच्चों, समझने की कोशिश करना, ये जो डिमांड वाला लॉ है ना, ये कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से, ये क्या है बच्चों, कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, यानी कि अपने जैसे लोगों के पर्सपेक्टिव से है, अपने जैसे लोगों के नज़र से है। तो तुम समझने की कोशिश करो, तुम जो है फॉर एन एग्जांपल, तुम बाजार में कोई चीज़ खरीदने जाओगे तो तुम कम चीज़ पे खरीदना चाहोगे या ज़्यादा चीज़ पे? सर कम होगा ना प्राइस तो मैं ज़्यादा खरीद लूँगा, लेकिन ज़्यादा होगा ना तो मैं उतना नहीं खरीदूँगा, सिंपल यही लॉजिक है। तो यानी कि यहाँ पर देखो आपने क्या बोला, अभी जो मैंने बोला इसको मैं लिख दूँ अगर स्टेटमेंट में, देखो अगर प्राइस ज़्यादा होगा ना तो मैं परचेस कम करूँगा, और प्राइस कम होगा ना मैं परचेज ज़्यादा करूँ। अगर मैं परचेज ज़्यादा करने लगा बेटा, भी मैं परचेज ज़्यादा करूँगा तो सब लोग परचेज करेंगे, तब आखिर में है तो इंसान ही, सबकी मेंटेलिटी सेम होगी, सब कम परचेज करेंगे तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये समझ में आया बेटा? और सब ज़्यादा परचेज करेंगे तो सबका सब परचेज करने लगेंगे, सब है ही इंसान ही, सब डिमांड सबका बढ़ जाएगा। तो मैं इसको कट करूँ, इसको कट कर दूँ तो डायरेक्ट देखो इधर प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। आ जाइए देख लेते एक बार में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सेम फॉर्मेट है, सेम चीज़ें हैं, देख लो एक बार। ये अगर आपको फुल फ्लैज समझना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो उसका भी रिवीजन लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है, इधर ही प्ले लिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना। डिमांड वगैरह का मीनिंग दिया, अपने को ज़रूरत नहीं है, नीचे आ जाओ। लॉ ऑफ डिमांड किधर दिया है, ये रहा लॉ ऑफ, क्या बोलता है सर लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये अजम्पशन है सर, ये क्या है सर, ये क्या है सर, इसका क्या है, इसका अजम्पशन। ये क्या अजम्पशन बोलता है कि सर बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है, लेकिन प्राइस जो है ना वो जितना ज़्यादा होगा, हायर द प्राइस स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होगा, और लोअर जो होगा प्राइस, लार्जर क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक जो मैंने आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर इसके लिए कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं सर। अजम्पशंस क्या है कि कोई भी पर्सन है उसकी इनकम जो है वो सेम रहती है, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कंट्री में जितना पॉपुलेशन है वो रहने वाला है उतना ही रहने वाला है। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, यानी कि ऐसा हो सकता है ना कभी कभी, फॉर एन एग्जांपल आप बोल रहे हो सर प्राइस ज़्यादा है तो कोई दूसरा भी तो कम में बेच रहा होगा, तो ये लोग बोलते हैं नहीं, ऐसा समझने का ही नहीं, ऐसा सोचने का कि एक ही पर्सन बेच रहा है, तो यानी कि सब्सटीट्यूट गुड रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो बेच नहीं रहा है या तो फिर वो बेच रहा है तो भी वो भी सेम प्राइस पे बेच रहा है, ऐसा सब अजम्पशन लिया है इन्होंने। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फैक्टर चेंजेस इन प्राइस, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्ड में रिवीजन लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। नो चेंज इन टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंसेस, यानी कि लोगों की टेस्ट जो है चेंज नहीं होता, प्रेफरेंस चेंज नहीं होता, चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी भी नहीं, ठीक है। डिमांड शेड्यूल ये इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है वो, देखो यहाँ पर 50 रुपये का प्राइस है, तब लोग कितने खरीदते थे, एक खरीदते थे, 40 में था तब 2 खरीदने लगे, 30 आया प्राइस तो 3 खरीदने लगे, 20 हो गया तो 4 खरीदने लगे, 10 हो गया तो 5 खरीदने लगे। यानी कि देखो ये जैसे जैसे कम हो रहा है ना, ये ऐसे ऐसे ये बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 50 40 30 20, ठीक है। अभी ये सेम केस यहाँ पर भी है, इसका आपको नीचे डायग्राम दिया, आप इसका भी बना सकते हो।
तो सबसे पहले यहाँ पर है 0 पे दिया है, तो 0 पे 50 इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे 50 पे डिमांड कितना था, 1 यूनिट खरीद रहे थे। फिर 40 पे हम 2 खरीद रहे थे। कि जैसे जैसे ये देखो ये कम हो रहा है ना, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो ये है ना, ऐसे कर करके आप थर्ड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो ऐसे कर करके आप यहाँ पर एक प्लॉट करोगे। ठीक है, डॉट प्लॉट करोगे। फिर जैसे आप एक लाइन बनाओगे ना, तो वो है ना, ये स्लोप पर क्या होगा, डाउनवर्ड। तो इसे क्या कहते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ और चीज़ें हैं कि भाई ऐसा नहीं होता कुछ केस में, जैसे गिफन्स पैराडॉक्स, यानी कि जो इन्फीरियर टाइप के गुड्स होते हैं, का डिमांड जो है, मतलब अभी प्राइस कम होगा फिर भी नहीं बढ़ेगा का डिमांड। ठीक है, प्रेस्टीजियस गुड है सर, प्रेस्टीजियस गुड्स के केस में सर महंगा होगा तो भी लोग क्या करेंगे, उसको ज़्यादा खरीदेंगे ताकि क्या कर सके, शो ऑफ कर सके, पार्टीज वगैरह में दिखा सके। तो बहुत होता है, स्पेक्यूलेशन होता है, प्राइस इल्यूजन होता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जितने महंगे होंगे लोग खरीदते ही जाएंगे। इस पर ये रूल नहीं लगता कि सर ज़्यादा प्राइस होगा तो कम। ठीक है, हैबिचुअल गुड्स है सर, कोई चीज़ की लत लग गई है, किसी को सिगरेट पीने की लत लग गई है सर, गवर्नमेंट 2 रुपये की सिगरेट 50 रुपये में बेचे तो भी लोग खरीदेंगे, पियेंगे। ठीक है, आदत हो गई। समझ में आया पूरा लॉ ऑफ डिमांड तुमको? ये एक्सेप्शन टू द लॉ है। और यानी कि देखो एक्सेप्शन बोलता है कि नीचे जाएगा। जनरल रूल क्या है सर, जनरल रूल क्या है, कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। रिवर्स यानी कि एक्सेप्शन क्या होगा सर, कर्व स्लोप। उल्टा क्या होगा, एक्सेप्शन माने उसका उल्टा क्या होगा, वो नहीं लगेगा, उसका दूसरा ऑपोजिट लगेगा। तो यानी कि ये डाउनवर्ड है, तो ये क्या होगा, अपवर्ड। आपको एक्सेप्शन का भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि गिफन पैराडॉक्स के केस में स्लोप कैसा होता है, तो सर अपवर्ड होता है, क्योंकि डाउनवर्ड नहीं होगा, उस पर डाउनवर्ड जनरल रूल है, बट इस पर ये रूल नहीं लगता, इसके लिए अपवर्ड। ये खत्म हो गया। फिर लास्ट आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। बस हो गया 2-5 मिनट, सब बात कर लेंगे और फिर मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशंस वगैरह भी बता दूंगा 2-5 मिनट में सेशन। मुझे काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया था कि सर ये चीज़ बता दो पेपर प्रेजेंटेशन पे, थोड़ा सा बता दो। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एक बार कोलेट कर लिया जाए, सारा एक ही वीडियो में बना दिया जाए। जाओ इधर। तो लॉ ऑफ सप्लाई जो है ना बच्चों, ये सप्लाई का एनालिसिस मैंने तभी भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि आप जब दुकानदार हो ना, तब की बात है। अभी फॉर एन एग्जांपल, आप जब दुकानदार हो, आप जब बिजनेस कर रहे हो, तो फॉर एन एग्जांपल आप सोचो ना, आप कम प्राइस पे बेचना चाहोगे कि ज़्यादा प्राइस पे, ज़्यादा प्राइस पे ऑब्वियसली। तो सर आप जब प्राइस ज़्यादा होगा तो आप क्या करना चाहोगे, सेल जो है यानी कि सप्लाई जो है वो भी ज़्यादा रखना चाहोगे। लेकिन जब प्राइस कम हो जाएगा, मार्केट में प्राइस कम पे है, तो मैं कम प्राइस मांगेगा तो मैं कम प्राइस में कम ही दूंगा, मैं नहीं बेचूंगा कम प्राइस में, मेरे को ज़्यादा प्राइस में बेचना है क्योंकि मेरे को ज़्यादा पैसा कमाना है। ठीक है सर, बिजनेस करने बैठे, सेवा करने थोड़ी बैठे। बिल्कुल सही बात है सर। ये जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है सर, डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन कहा जाता है। और डिमांड, डिमांड वाले में क्या कहा जाता है सर, इन्वर्स रिलेशन कहा जाता है। इन्वर्स रिलेशन किसके बीच में सर, प्राइस एंड डिमांड के बीच में, प्राइस के बीच में एंड डिमांड के बीच में। यानी कि एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, एक नीचे आएगा तो दूसरा। ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। बच्चों प्राइस एंड सप्लाई है, यहाँ पर डिमांड है। ये समझ में आया तुमको, अरे समझा क्या का। मैं लॉ ऑफ सप्लाई का आपको एक बार बता देता हूँ कैसे चलता है। देखो 10 रुपये में वो 100 बेच रहा था, फिर जैसे प्राइस बढ़ा 20 रुपया तो 200 बेचने लगा, 3 कर करके बढ़ता गया। ये आई थिंक वो ऐसे ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट, देखिए ये वाला, फिर सेकेंड, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, से करके ये कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। दिस इज अपवर्ड। सर इसमें भी दो होते हैं, डिमांड में और सप्लाई में, दोनों में, कि इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है। तो उसमें क्या होता है, 2-3 सेलर के ले लेंगे आप और डिमांड में 2-3 बायर के ले लेंगे, उसको ऐड कर दोगे तो भी बात वही बनेगी, 10 पे 600, 20 पे 900। मेंट अभी वो बात है कि तुम कितना भी करो, इंडिविजुअल करो या मार्केट करो, दोनों में बात तो सेम ही रहनी है सर। देख लो यहाँ पर क्या लिखा है, मार्केट सप्लाई कर्व, आपको एग्जाम में बना के आना। लॉ ऑफ सप्लाई से रिलेटेड चीज़ें लिखी है, देखो ये आपको एज इट इज़ छाप के आना एग्जाम में।
higher the price of a commodity, more is the quantity supplied, and lower the price of the less the quantity. ये सारे assumptions हैं. कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो सेम रहता है, कोई वेदर कंडीशन नहीं हो रहा है, कोई चेंज इन वेदर नहीं हो रहा है, या फिर आपके जैसे कोई कोरोना वोरोना नहीं आ रहा है, वैसे सारी चीज़ें, मतलब सारी एनवायरनमेंट जो है या पूरा नेशन में चीज़ें जो है वो सेम, परिस्थिति इन शॉर्ट सेम है. कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, आप वैसे ही प्रोडक्शन कर रहे हो, गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है कि जैसे बीच में प्लास्टिक बैन हुआ था वैसा कुछ नहीं हो रहा है. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लग रहा है आपको कोई, मतलब लग रहा है बट उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है. अदर गुड्स रिमेन सेम, मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी कोई बेचेगा तो उस पर खरीद लेंगे, वैसा कुछ नहीं. अब सोच रहे हैं कि बाकी कोई बेचेगा नहीं, या बेचेगा तो सेम, कोई फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन नहीं, ये सेम है. एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि ज़्यादा प्राइस में है ना ज़्यादा बेचना चाहोगे, कम प्राइस में कम बेचना चाहोगे, तो उसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर है. अभी कैसा होता है सर, जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता है ना, जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता है, ठीक है, आपका जैसे जैसे आप, मतलब फॉर एन एग्जांपल आप कोई एम्प्लॉय का सोचो, आप उसका सैलरी बढ़ाओगे तो वो ज़्यादा काम करेगा, ठीक है, बट सर वो ज़्यादा कर करके भी कितना करेगा. फॉर एन एग्जांपल पहले 8 घंटा करता था, अभी 15 घंटा काम करेगा, 16 घंटा से ज़्यादा कितना करेगा. चलो मैक्सिमम 24 घंटा काम करेगा, पागल होगा एम्प्लॉय तो 24 घंटे काम करेगा, उससे ज़्यादा तू कितना करेगा. दिन में ही 24 घंटे है सर, उसको आराम भी तो चाहिए. तो सर ये वाला जो लॉ है ना, यानी कि आप क्या बोल रहे हो कि सर जितना ज़्यादा प्राइस करोगे ना, उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा. तो लेबर का सप्लाई है ना एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, उसके बाद वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको आराम चाहिए, वो इंसान है, वो मशीन थोड़ी ना. देखो यहाँ पर उसका भी बनाया हुआ है, एक पॉइंट तक जाएगा ना तो बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट तक बढ़ेगा, बट उसके बाद वो क्या करने लगेगा, पीछे आने लगेगा. समझ में आया कि नहीं. दूसरा है सर अर्जेंट नीड फॉर कैश, अर्जेंट नीड फॉर कैश है, पेरिशेबल गुड्स है, रेयर गुड्स है, ये सब की सारी चीज़ें. अरे समझ में आया तुमको. चलो, सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा. यहाँ पर देखो देखो अभी पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी मुझे कुछ लोगों ने पूछा है. अभी देखो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड है या सप्लाई है या मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, सबके केस में अपने को क्या लिखने का, सबसे पहले जो है स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना है, तो एज इट इज़ आता है ना वो लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना है, एज इट इज़ आता है वो लिखना है. फिर दूसरे केस में अगर पूछा है तो आप क्या लिख देना, ये जो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो बैर है ना, वो 3 ही तो लॉ है, 3 याद कर लो, लिख के याद कर लो, हो जाएगा अपने. ठीक है, याद कर लो, रट्टा मार लो उसको, समझा तो दिया है मैंने, 2-4 बार पढ़ोगे, अपने आप लिख दोगे, 1-2 बार आप याद हो जाएगा. अजम्पशंस लिख दो, अजम्पशंस पूछे कि नहीं पूछे लिखना है आप. तीसरे स्टेज पे आप क्या लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे. एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, टेबल बना के आओगे और दूसरा ग्राफ बना. सर ये कंपलसरी है. मैं अपना बात बताऊँ ना, तो मेरे को आई थिंक इकोनॉमिक्स में आई स्कोर्ड 89 या 91, दोनों में से एक. मेरे टाइम पे 12th में इकोनॉमिक्स में मुझे 89 या 91 मार्क्स आए थे. आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर राइट नाउ, बट 88 या 89 या 89 से 91 के बीच में कहीं पर था. तो मुझे मेरे टीचर ने यही चीज़ बोली थी कि बेटा देखिए एक बात याद रखना, यहाँ पे ना, यहाँ पे बच्चे भागते हैं, ये ग्राफ बनाने से बच्चे भागते हैं, तू इधर से मत भागना, ये तेरे लिए एक्स्ट्रा सुनूंगा. देख 75-80 तो सब लेके आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में, 75 से 80 तो कोई भी लेके आ जाता है. अगर तेरे को ये 90 तक जाना है, एक्स्ट्रा 10 मार्क्स स्कोर करने हैं ना, तो इधर मार, इधर है ना थोड़ा सा प्रेशर मार. ये जो चीज़ है ना, तू ये कर सकता है ना अगर, तो ये बच्चे जनरली छोड़ के जाते हैं, और एग्जाम में इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन. 3 तो डायग्राम बनाना है, 3-4 तो है, देख लो एक बार, 2-3 बार इसको लिख लिख के कर लो, अपने आप याद हो जाएगा. ठीक है, तो ये मुझे किसी ने पूछा था तो मैंने वो भी बता दिया. बाकी अपने फ्रेंड्स से, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, या आपके जितने भी रिलेटिव्स में कोई है जो 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए हमने पूरा इकोनॉमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल करवा के रखा है. कीपिंग इन माइंड के इस बार बहुत ख़राब सिचुएशंस थे, आपकी पढ़ाई नहीं हुए ढंग से, आप ये सारी चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं. 3 से 4 घंटे में इकोनॉमिक्स के लिए आई थिंक एक ही छुट्टी है, तो आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी आई होप 4 घंटे में पूरा हो जाएगा कि पढ़ाई जो है वो एकदम अच्छे. ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट, कोई भी कंसर्न, आपको कोई और टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए. मेरे से अगर पॉसिबल होगा तो मैं करवा दूंगा. वैसे तो मैंने पूरा सिलेबस ही यूट्यूब पर डाल के रखा है, फिर भी आपको अगर कोई हेल्प चाहिए और
प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी मेहनत करूँगा। ठीक है, चलो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे रहेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने मेरे रिवीजन लेक्चर्स वगैरह से आप जो है जैसे कि आपने देखा होगा पिछले साल भी हमने कुछ इंटरव्यू लिए थे, बिंग लॉकडाउन था तो भी हमने लिया था। इन बच्चों ने मतलब आपकी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है, कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो आप अपने जूनियर्स के साथ आगे जाके शेयर करना चाहोगे, तो ज़रूर आप शेयर करिएगा। आपके रिजल्ट्स आ जाए और वो सारी चीज़ें के पहले तो अपने को पढ़ाई करना पड़ेगा, और एक बार पढ़ाई कर लो, अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ, फिर जो है अपन जो मर्ज़ी चाहे वो करेंगे। और इसके बाद तो भी पढ़ना है, 1 महीना तो पढ़ना है, फिर उसके बाद तो मज़े ही है। ठीक है, तो उसके बाद जो भी है आप मुझे बताना, आपके जो भी रिजल्ट्स आए, और अगर आपको ये लेक्चर्स का बेनिफिट हो रहा है तो भी मुझे बताना। ठीक है, चलो टिल देन साइनिंग ऑफ। जिगर सुबह, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।